कुंभ के बाद कहाँ चले जाते हैं नागा साधु? नागा साधु भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा के महत्वपूर्ण अंग हैं। ये साधु कठोर तपस्या, संयम और ब्रह्मचर्य के प्रतीक माने जाते हैं। कुंभ मेले में इनकी भव्य शोभायात्रा और स्नान का दृश्य अत्यंत आकर्षक होता है। लेकिन कुंभ समाप्त होने के बाद अधिकांश लोग ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि नागा साधु कहाँ चले जाते हैं और उनकी जीवन शैली कैसी होती है। नागा साधुओं का जीवन परिचय। नागा साधु वैराग्य और संन्यास को अपनाने वाले सन्यासी हैं। वे अखाड़ों से जुड़े होते हैं, जो भारतीय संत परंपरा के आध्यात्मिक संघ हैं। नागा साधु विशेष रूप से भगवान शिव या विष्णु के भक्त होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर आत्मज्ञान प्राप्त करना होता है। नागा साधु साधारण जीवन नहीं जीते। वे कड़ी तपस्या और कठोर साधनाओं के माध्यम से अपने शरीर और मन को नियंत्रित करते हैं। ये साधु नग्न रहते हैं, शरीर पर भस्म का लेप करते हैं और बालों की लंबी जटाएं रखते हैं। इन्हें मोक्ष प्राप्ति के लिए भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग करना पड़ता है। कुंभ में नागा साधुओं की उपस्थिति। कुंभ मेला नागा साधुओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह अवसर उन्हें अपने अनुयायियों और भक्तों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का मौका देता है। कुंभ के दौरान नागा साधु पवित्र गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस स्नान से आत्मा के सारे पाप धुल जाते हैं और साधक को मुक्ति प्राप्त होती है। कुंभ मेला खत्म होने के बाद नागा साधु अपनी नियमित दिनचर्या और साधना में लौट जाते हैं। वे अपनी अलग अलग गतिविधियों के अनुसार विभिन्न स्थानों पर चले जाते हैं। कुंभ के बाद नागा साधु कहाँ जाते हैं? 1. अखाड़ों में वापसी। नागा साधु आमतौर पर अपने अखाड़ों में लौट जाते हैं। अखाड़े ही उनकी आध्यात्मिक यात्रा और प्रशिक्षण का केंद्र होते हैं। भारत में 13 प्रमुख अखाड़े हैं, जो नागा साधुओं की गतिविधियों और साधनाओं का संचालन करते हैं। अखाड़े उनके लिए ध्यान, योग और आत्मचिंतन का स्थल होते हैं। 2. गुप्त साधना स्थलों पर। नागा साधु कुंभ के बाद अपने गुप्त साधना स्थलों पर लौट जाते हैं। ये स्थल प्रायः हिमालय, जंगलों और एकांत पहाड़ियों में होते हैं। वहां वे ध्यान, तपस्या और योगाभ्यास करते हैं। ये स्थान बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटे हुए होते हैं। 3. तीर्थ यात्राओं पर। कुछ नागा साधु कुंभ के बाद तीर्थ यात्राओं पर निकल जाते हैं। वे केदारनाथ, बद्रीनाथ, अयोध्या, मथुरा, काशी और हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। इन तीर्थ स्थलों पर वे अपने अनुयायियों के साथ धर्म का प्रचार करते हैं। 4. गुफाओं और एकांत स्थानों में। हिमालय की गुफाएं और अन्य एकांत स्थान नागा साधुओं के लिए विशेष महत्व रखते हैं। ये स्थान साधना के लिए उपयुक्त होते हैं, क्योंकि यहाँ शांति और प्रकृति का सौंदर्य होता है। कुंभ के बाद कई नागा साधु अपनी साधना जारी रखने के लिए ऐसे स्थानों पर चले जाते हैं। 5. धार्मिक आयोजन और यज्ञ। कुछ नागा साधु कुंभ के बाद धार्मिक आयोजनों और यज्ञों में भाग लेने जाते हैं। वे धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन करते हैं और अपने अनुयायियों को धर्म और अध्यात्म का ज्ञान देते हैं। 6. सामाजिक सेवा। कुछ नागा साधु समाज सेवा में भी सक्रिय रहते हैं। वे जरूरतमंदों को भोजन, आश्रय और शिक्षा प्रदान करते हैं। कई बार वे अपने अनुयायियों को मानसिक शांति और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। नागा साधुओं का जीवन और साधना। कुंभ के बाद नागा साधु एक बार फिर अपनी कठिन साधना और तपस्या में जुट जाते हैं। उनका जीवन बेहद अनुशासित और नियमबद्ध होता है। वे ध्यान, योग और आत्मचिंतन के माध्यम से अपनी साधना को गहन बनाते हैं। नागा साधु सांसारिक सुखों और इच्छाओं का त्याग कर चुके होते हैं। वे भगवान शिव के आदर्शों का पालन करते हुए कठोर ब्रह्मचर्य और वैराग्य का जीवन जीते हैं। उनके लिए मोक्ष प्राप्त करना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है। निष्कर्ष। कुंभ के बाद नागा साधु अपने अखाड़ों, गुफाओं या एकांत स्थानों पर लौट जाते हैं और साधना में लीन हो जाते हैं। उनका जीवन एक अद्वितीय उदाहरण है, जो हमें आत्मसंयम, त्याग और आध्यात्म का मार्ग दिखाता है। नागा साधुओं का अस्तित्व भारतीय संस्कृति और धर्म के मूल्यों को संरक्षित और प्रचारित करने में अहम भूमिका निभाता है।